हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, हम लगातार आपको क्लास 12 के फर्स्ट बुक की हिस्ट्री जो है उसके दूसरा चैप्टर जिसका नाम राजा, किसान और नगर है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो पढ़ाया जिसमें हमने पहले तो उसके साम्राज्य की स्थापना हमने बात की। फिर हमने पहले ही वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की थी कि जेम्स प्रिंसेप कौन था, जेम्स प्रिंसेप की उपलब्धियां क्या रही। फिर हमने वहां पर 16 महाजनपद के उदय और 16 महाजनपद कैसे बना उसकी चर्चा की। फिर हमने उन 16 महाजनपदों में मगध कैसे बेहतर हुआ इसकी बात कही। उस मगध में कौन कौन से वंशों ने शासन किया उसकी चर्चा की, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। और फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे वहां पे नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय नामक एक व्यक्ति ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से एक वंश की स्थापना की जिसे मौर्य वंश कहते हैं। और फिर हमने उस मौर्य वंश की स्थापना बताया। फिर उस मौर्य वंश की स्थापना के बाद मौर्य वंश के जानकारी का स्रोत बताया। फिर हमने उसी मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में बताया और फिर वो मौर्य वंश कितना महत्वपूर्ण था उसके बारे में चर्चा किया। अर्थात इस प्रकार से हम लोग 6ठी शताब्दी से, देखो दोस्तों, मैंने पहले ही दिन कहा था वीडियो में कि इसमें हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी एडी के बीच में बात करेंगे, 1200 साल का इतिहास, जिसमें कई साम्राज्य से होकर हमें गुजरना पड़ेगा, कई राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो हमने पहले तो 16 महाजनपद देखा, फिर हमने मगध देखा, फिर हम मौर्य साम्राज्य देखे। आज हम इस वीडियो में हम दक्षिण भारत के कुछ सरदार और सरदारियों की चर्चा करेंगे और फिर उत्तर भारत में आने के बाद मौर्य साम्राज्य की ही पृष्ठभूमि पर एक नए साम्राज्य का उदय हुआ था जिसे मौर्योत्तर काल कहते हैं। और उस मौर्योत्तर काल में खास करके उत्तर भारत यानी पश्चिमोत्तर भारत में एक नए वंश का डेवलप हुआ था जिसे हम लोग कुषाण वंश कहते हैं। और उसी कुषाण वंश का महान शासक जो था बाबू, उसका नाम कनिष्क था। आज हम उसी कनिष्क की चर्चा करेंगे। और उसी समय दक्षिण भारत में एक नया वंश का डेवलप हुआ था जिसे हम सातवाहन कहते हैं, जिसमें सातवाहनों में सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। उसकी भी मौका मिला तो चर्चा करेंगे, अदरवाइज इसकी चर्चा हम लोग तीसरे चैप्टर में समाज में करने जाएंगे या करेंगे। तो चलिए आज हम इसकी बात करते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो है कह रहा है कि राज धर्म के नवीन सिद्धांत। उत्तर में कोई ऐसा राजा का धर्म कोई नया नहीं था, लेकिन हम नवीन सिद्धांत यानी उत्तर में जो अशोक शासन कर रहा था उसका राज धर्म तो हमारा बौद्ध धर्म था। तो बौद्ध धर्म के अलावा हम नवीन धर्मों के रूप में दक्षिण में कुछ देखते हैं और फिर उसी दक्षिण के विपरीत हम फिर पश्चिमोत्तर भारत में कनिष्क के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। तो दक्षिण के राजा और सरदार के बारे में कहते हैं कि इनकी जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत प्राचीन तमिल संगम ग्रंथ है, जो प्राचीन समय में लिखा गया था संगम साहित्य के तौर पर, जहां से हमें दक्षिण के सरदारों के बारे में जानकारी मिलती है। इन राजाओं एवं सरदारों के राजस्व जुटाने का तरीका उत्तर भारत के विपरीत लंबी दूरी के व्यापार द्वारा जुटाए जाते थे। मतलब कहने का मतलब हुआ कि उत्तर भारत में राजस्व तो वसूला जाता था। ये तो हमने कहाँ कहा था, हमने मगध के उत्कर्ष में ही बताया था या महाजनपद के ही समय बताया था कि वहां पे जो किलाएं, राजधानी होती थी, चारों तरफ से उसमें किला होता था, उसकी रख रखाव के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती थी, अधिकारियों की जरूरत पड़ती थी। उसके लिए हम उत्तर भारत में टैक्स या भेंट के रूप में कर लेते थे और वही कर से हम वहां पर अधिकारी, सैनिक गण और अन्य चीजों की उपलब्धियों का हम लोग चर्चाएं करते थे। तो वहां पे सामान्य तौर पर सभी लोगों से टैक्स वसूला जाता था, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा नहीं था। दक्षिण भारत में जो लंबी दूरी की यात्राएं करते थे ना, उनके ही साथ टैक्स वसूलने की परंपरा हमारी थी, सभी के साथ परंपरा नहीं थी। तो वही कह रहा है कि राजस्व जुटाने का तरीका उत्तर भारत के विपरीत लंबी दूरी के व्यापार द्वारा जुटाए जाते थे, जिनमें से सातवाहन दक्षिण में महत्वपूर्ण थे, जो मध्य और पश्चिम भारत में शासन करते थे, जबकि पश्चिम और पश्चिमोत्तर भारत में शासन करने वाले शासक शक थे। और सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति भी होता था जिसका पद वंशानुगत होता था, उसका समर्थन उसके खानदान के लोग ही करते थे, जिसका मुख्य काम था। दक्षिण भारत में जो सरदार होता था उसका मुख्य काम था। ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है कि उनका काम क्या होते थे।
शायद प्री बोर्ड में पूछा हो या मिड टर्म में ही पूछा है, बोर्ड में नहीं पूछा है। अब देखिए, अनुष्ठानों का संचालन करना, युद्ध का नेतृत्व करना और विवाद को सुलझाना, इनके मुख्य काम थे कौन? जो दक्षिण के सरदार हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं कनिष्क के बारे में। इसके बदले में इसके समर्थक इसको भेंट दिया करते थे और सरदारों के बीच कोई अस्थायी सेना नहीं थी। जबकि आप देखेंगे कि इसके विपरीत उत्तर भारत में जब मौर्य साम्राज्य था तो वहां पर अस्थायी सेना थी, चतुर्णी सेना थी अशोक के समय में, बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन ऐसा दक्षिण भारत में कोई अस्थायी सेना नहीं थी। अब आता है दैवी राजा। दैविक राजा कहने का मतलब कि कनिष्क अपने आप को दैविक राजा के रूप में प्रस्तुत किया, यानी अपने आप को देवतुल्य माना, देव प्रिय माना। ठीक है, तो कह रहा है कि राजधर्म के नवीन सिद्धांत के तहत एक तरफ जहां मैं दक्षिण के राजा और सरदारों के बारे में पढ़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमोत्तर भारत में भी एक नवीन सिद्धांत दिखाई दिया। नवीन सिद्धांत क्या दिखाई दिया? कि अभी तक तो राजा अपने आप को जनता का प्रिय या जनता का सेवक मानता था, लेकिन यहां पर तो राजा अपने आप को खुद ईश्वर तुल्य मानने लगा, ईश्वर से तुलना करने लगा और कुछ तो उसके वंशज आने आकर के अपने आप को देवपुत्र तक की उपाधियां भी लेने शुरू कर दिए। अर्थात एक नवीन सिद्धांत आता है कि राजा अपने आप की तुलना अब देवता से करने लगता है या अपने आप को देवतुल्य बताने लगता है। ये नई बहुत उपलब्धि थी, नई एकदम चीजें थी। एक नवीन सिद्धांत दिखाई देता है जहां राजा अपनी स्थिति को उच्च दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के साथ अपने आप को जोड़ कर देखते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका कुषाण शासकों की थी। इन्होंने अपने राजधर्म का विवरण अभिलेख और साहित्य के माध्यम से किया है, लेकिन इसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों से मिलता है। कहा जाता है कि भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का सबसे पहला प्रमाण कनिष्क का ही था, जो कुषाण वंश का था। भारत में शुद्ध रूप से सोने के सिक्कों का प्रचलन कुषाण शासकों के समय से ही प्राप्त होता है। कुषाण वंश का एक महान शासक कनिष्क था, जिसने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपनाया था और इसी के समय कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगति का आयोजन भी किया जाता है, जहां पर बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो महायान को ही मानने वाला कनिष्क था, बौद्ध धर्म को मानता था और बौद्ध धर्म में महायान को मानता था। एक तरफ जहां कुषाण शासक का उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास से देवस्थान पर विशालकाय कुषाण शासक की मूर्तियां मिली हैं, वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी प्रकार की मूर्ति अफगानिस्तान से भी प्राप्त हुई है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुषाण शासक स्वयं को देवतुल्य मानते थे, हालांकि कई कुषाण शासक तो स्वयं को देवपुत्र की उपाधि से भी सुशोभित करते थे। निश्चित तौर पर यह परंपरा उन्होंने चीन के शासक से प्राप्त की होगी। कुषाण शासकों के बाद चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय होता है यहाँ पर, यानी अब एक नए साम्राज्य होता है। मैंने बताया था ना कि पहले मौर्य साम्राज्य, फिर से क्या होगा मौर्योत्तर काल और उसके बाद गुप्त काल आएगा। गुप्त काल में ही क्या हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। गुप्त काल तक ही इसकी राजनीतिक प्रवृत्ति हमें पढ़ने को मिलती है, 600 AD तक आते आते खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? उसके बाद यहाँ की अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ उसकी चर्चा करेंगे। साम्राज्य के अंतर्गत राजाओं का भी उल्लेख देखने को हमें मिलता है। अब देखिए, गुप्त साम्राज्य में मुख्य रूप से 3-4 शासक बहुत महत्वपूर्ण हुए। एक तो चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने गुप्त वंश की स्थापना की थी, और उसके बाद समुद्रगुप्त, जिसने अपने साम्राज्य को अधिकतम समय तक फैलाया, अधिकतम सीमाओं तक फैलाया, जिसे हम भारत में नेपोलियन भी कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि इसकी सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली थी। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे हम द्वितीय भी कहते हैं, महत्वपूर्ण शासक हुए। इन राजाओं ने अपने अधीन सामंतों को भी रखा। इन सामंतों का उदय राजाओं के अधीन ही हुआ था। आप देखो दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपका कि सामंत का उदय कैसे होता है। अब हम किसी दिन एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बड़ी अच्छी तरह से सामंतों की चर्चा करेंगे और उसको लिख करके समझा करके डायग्राम के साथ बताएंगे। थोड़ा इंतजार करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे ही हम इसको बताएंगे
कि सामंतों का उदय कैसे हुआ। इस काल का सामंतवाद का उदय ही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। ये अब देखिए, हालांकि कुछ दिया हुआ, आप इससे भी काम चला सकते हैं। ये सामंत अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों के द्वारा करते थे, जो इनको खेत के तौर पर दिया जाता था। इनका भूमि पर नियंत्रण होता था। सामंत राजा का आदर करते थे और समय समय पर उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। कभी कभी तो सामंत शक्तिशाली भी हो जाते थे और छोटे प्रांतों का अपने आप को राजा घोषित कर देते थे, और वहीं से सामंतवाद की प्रक्रिया में सामंत अलग हो जाता था। लेकिन वो कब, जब राजा कमजोर होता था तब सामंत अपने आप को उस राजा से अलग कर लेता था। अदरवाइज जब तक राजा मजबूत रहा तब तक सामंत उस राजा के अधीन ही काम करता था। गुप्त राजाओं के इतिहास की जानकारी हमें साहित्य से, सिक्कों से, अभिलेखों से प्राप्त होता है। इसके अलावा राजाओं के राज कवियों के द्वारा भी इन राजाओं के बारे में हमें जानकारियां प्राप्त होती है। इन्हीं कवि में से एक कवि थे हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उसने कहा कि समुद्रगुप्त जैसा पराक्रमी और करुणामयी शासक इस धरती पर नहीं था। प्रयाग प्रशस्ति को ही इलाहाबाद के स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार दोस्तों, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये राजनीतिक प्रक्रिया आपका कंप्लीट हो जाता है। और समुद्रगुप्त, इस हालांकि गुप्त वंश बहुत बड़ा वंश था, इसके बाद भी कुमार गुप्त, विक्रमादित्य, कौन कौन लोग आते हैं, कई तरह के लोग आते हैं। इसी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त थी, जिन्होंने भूमि दान देने की प्रथा को स्टार्ट किया था, क्योंकि महिलाओं को भूमि दान देने का अधिकार नहीं था। और प्रभावती गुप्त ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने भूमि दान भी दिया था, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो जाने के बाद स्वयं शासिका के तौर पर शासन कर रही थी। बहुत कुछ हमें पढ़ने को मिलता है। यहीं पे हुणों का आक्रमण भी होता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी इससे ज्यादा हमको इजाजत नहीं देती है, और ना इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन कभी पूछे गए हैं गुप्त काल में। ज्यादातर क्वेश्चन मैंने देखा है 15-20 सालों में, 2009 से तो मैं लगातार देख ही रहा हूं। इसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, अभी गुप्त वंश के बारे में ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया है खास करके। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली बार अगर वीडियो देख रहे होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता भी है और हमें और प्रेरित करता है कि हम अपने विद्यार्थियों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएं और निश्चित तौर पर उन्हें 12वीं क्लास में सफलता दिलाएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।